हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है शेयरटेक नाउ। बट हम स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम हर वीडियो में डिस्कस करें एक केस सिनेरियो, तो आज हम एक और केस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि एक 26 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो ओपीडी में आया। ठीक है, पहले हम केस सिनेरियो को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 26-year-old male patient came in OPD with pain in posterior side of the arm and axilla region. After assessing him, he has weak supination, unable to make fist or grip objects unless wrist is stabilized in extension. Which nerve is affected in this case? ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आई ना, तो हम देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक 26-year-old पेशेंट हमारे पास आया है जो मेल पेशेंट है। ठीक है, ओपीडी में आया और आपने उसको असेस किया है। ठीक है, तो उसने आपको सबसे पहली चीज जो उसने आपको फर्स्ट चीफ कंप्लेंट बताई थी वो थी कि पोस्टीरियर साइड के आर्म के रीजन में उसको पेन आ रहा था। ठीक है, दूसरा ये कि थोड़ा बहुत एक्सला के रीजन पे भी आ रहा था। ठीक है, जब आपने उसको असेस किया, he has weak supination, unable to make fist or grip objects unless wrist is stabilized in extension. Which nerve is affected in this case? ठीक है, अब हम इसमें से मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। ठीक है, posterior side of the arm। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको हाईलाइट किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था, उन्होंने कहा कि वीक सुपिनेशन हो गई थी, unable to make fist और grip objects। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आगे थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, और उसकी एज और मेल पेशेंट था। ऑफ कोर्स ये भी हमारे पास एक मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की एज कितनी है और उस केस में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वीडियो के एंड में इसको फुल केस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी नर्व बेसिकली डैमेज हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, आज जो हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली sciatic नर्व। ठीक है, sciatic नर्व का जो मेजर नर्व रूट है वो L4, L5, S1, S2 एंड S3 है। ठीक है, जो हम लोग मैक्सिमम बुक्स में यही लिखा हुआ होता है और मैक्सिमम बुक्स में इसी को कंसीडर किया जाता है, बट समटाइम्स L5 से भी वो स्टार्ट करता है। बट मेजर जो नर्व रूट है वो L4, L5, S1, S2, S3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है एक sciatic नर्व का मेजर नर्व रूट। ओके, sciatic नर्व जो होती है वो हमारे पास emerge होती है फ्रॉम द sacral plexus as the largest nerve in the body। हमें पता है कि जाहिर सी बात है, लार्जेस्ट नर्व इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास मेजर पोर्शन को सप्लाई कर रही है लेग के। ठीक है, लेग और आपका क्या कहते हैं थाई रीजन के। और दूसरा ये कि हमारे पास एक तो इसके ओरिजिनेशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो कि 5 नर्व रूट्स इसके जो हैं वो हमारे पास वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। दैट्स वाई ये एक लार्जेस्ट नर्व होती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी नर्व है। इट्स कंपोनेंट्स इट्स कंपोनेंट पार्ट द टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व कैन बी डिफरेंशिएटेड इन द कॉमन शीट। ठीक है, अब इस ये जो आगे जाके ना दो में कन्वर्ट होती है, जैसे हमें पता है sciatic नर्व दो में कन्वर्ट हो रही होती है, एक होती है टिबियल, एक कॉमन पेरोनियल। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियोस में टिबियल और कॉमन पेरोनियल को अलग अलग से डिस्कस करेंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छे से डिटेल से पता चले कि इन दोनों में अब क्या होता है। ठीक है, सो अभी उन्होंने ये बात की है हमारे पास कि जो मसल्स है ना हमारे पास बटक्स के। ठीक है, जो बटक्स रीजन के मसल्स हैं वहाँ पे एक्सटर्नल रोटेटर्स और ग्लूटियल मसल्स जो होते हैं वहाँ इनोवेट हुए होते हैं स्मॉल नर्व्स फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, कुछ छोटी छोटी नर्व्स निकल रही होती है सैक्रल प्लेक्सस से जिनसे वो इनोवेट हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे अब sciatic नर्व का काम नहीं है, लेकिन sciatic नर्व ओके अब क्या होता है कि ये मर्ज करती है प्रॉक्सिमल टू फॉर्मेशन ऑफ द sciatic। जहाँ अब उन्होंने ये बात की थी ना कि हमने कहा सैक्रल प्लेक्सस से छोटे छोटे नर्व्स निकलती है जो बटक्स के रीजन को सप्लाई करती है, जिसमें एक्सटर्नल रोटेटर्स जो हमारे पास ग्लूटियल मसल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ छोटे मसल्स हैं। ठीक है, तो अब जो उन्होंने कहा कि उन सारे मसल्स को स्मॉल नर्व सैक्रल प्लेक्सस से निकल के सप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इनके ऊपर से इनके प्रॉक्सिमल रीजन से sciatic नर्व की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाके ना इनकी sciatic नर्व फॉर्म करती है।
अब क्या होता है ना कि हमारे पास जो sciatic नर्व है ना वो एग्जिट करती है फ्रॉम द पेल्विस। पेल्विस से निकलेगी कैसे? ठीक है, जाहिर सी बात है, ओरिजिनेट नर्व रूट से तो निकल आई है। ठीक है, अब पेल्विस से निकलती है ग्रेटेस्ट sciatic foramen से। ठीक है, ग्रेटेस्ट sciatic foramen जो होती है वो टिपिकली कोर्स बिलो, फिर उसके बाद नीचे जाती है। ठीक है, हम पहले ग्रेटेस्ट sciatic foramen देख लेते हैं। अब जो ग्रेटेस्ट sciatic foramen होती है ना वो ये रीजन होता है पेल्विस में। ठीक है, यहाँ से जो होती है ना, यहाँ से पास करती है हमारे पास ग्रेटेस्ट सॉरी sciatic नर्व। ठीक है, शेडिंग नर्व यहाँ से गुजरते हुए हमारे पास जाती है लेफ्ट रीजन पे और फिर यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक है, इस तरह से कुछ और चीजें जैसे आपको लगना यहाँ पे लेसर शियाटिक फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ उन्होंने ग्रेटर शियाटिक नॉच दिखाई हुई है, फिर एंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट है। इसके स्पाइन है, पर ये इतने से रिलेटेबल नहीं थे तो हम इस चीज को भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं कि ग्रेटर शियाटिक फॉर्म से जैसे उसने एग्जिट किया तो वो क्या करी, नीचे की तरफ जा रही है समटाइम्स थ्रू द परफॉर्मेंस मसल। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो ना, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नर्व कोर्स है ना शियाटिक नर्व का, ठीक है, यहाँ से ये देखो, अभी ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से यहाँ से निकली थी। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रही है। अब इन्होंने यहाँ पे दिखाया कॉमन पेरोनियल नर्व में ये होंगे जिसको हम कॉमन फिब्युलर नर्व भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन फिब्युलर टिबियल नर्व और फिर जाके ये आगे डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉमन फिबुलर और टिबियल नर्व ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी डिवाइड है, लेकिन इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो होती है ये कंबाइन होते हैं। ठीक है, इनकी जो डिवीजन होती है वो एक्चुअली पॉप्लिटियल रीजन पे होती है। जो पॉप्लिटियस फोसा की रीजन है ना आपका, वहाँ पे इन दोनों की डिवीजन होती है और यहाँ पे ये अलग अलग हो जाते हैं। पहले ये कॉमन शीट के साथ ही आ रही होती है, ऊपर से बेशक डिवीजन नजर आ रही है हमें, जैसे यहाँ पे इन्होंने मिड वाले रीजन में आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन सी मतलब दो में डिवाइड कर रही है इसको। ठीक है, लेकिन ये एक कॉमन शीट में ही होते हैं जिसको हम शेडिंग नर्व कह रहे होते हैं। नीचे आके ये दो में डिवाइड करते हैं जिसको कॉमन पेरोनियल या कॉमन फिब्युलर और टिबियल नर्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर वो और नीचे मैक्सिमम मसल्स को सप्लाई करती है जिस तरह से इस जगह जो है ना हमारे पास, बिल्कुल इस जगह पिरिफॉर्मस मसल होता है शियाटिक नर्व के पास। ठीक है, यहाँ पे जो पिरिफॉर्मस मसल होता है ना, तो वो जो है उन्होंने बात किया हमारे पास कि समटाइम्स उसके बिल्कुल पास से या उसके जो है ना उसके बीच में से भी पास कर रही होती है। ठीक है, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम में अकर फ्रॉम अ शॉर्टेड मसल। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का मतलब ये होता है जब मसल शॉर्ट हो जाता है ना हमारे पास और कंप्रेस कर देता है हमारे पास इस नर्व की साइड को या इरिटेशन देता है इस नर्व को, तो हम उस केस में क्या कहते हैं कि हमारे पास आ गया पिरिफॉर्मस सिंड्रोम। ठीक है, ये नर्व जो है ना मेजरली ग्लूटियस मैक्सिमम के अंडर जो होती है ना वो प्रोटेक्ट हुई भी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ये स्केल ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्यूबरेंटर के बिल्कुल पास से गुजर रही होती है। ठीक है, अच्छा अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ से भी बोन के रीजन से लगाती हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे। ठीक है, स्केल ट्यूबरोसिटी हमारे पास जो होती है वो स्केम के रीजन में है। ठीक है, यहाँ पे, और जो हमारे पास आपको दूसरा था हमारे पास ठीक है ग्रेटेड यूकेंटर। ग्रेटेड यूकेंटर तो आप इसको कहते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्रेटेड यूकेंटर वाला रीजन है जो फ्यूमर के ऊपर होता है, जो स्केल ट्यूबरोसिटी जो पेल्विस के ऊपर होती है, उन दोनों को उन्होंने कहा है कि इनके कोर्स से होती हुई मतलब पास होती हुई हमारे पास आ रही होती है नीचे। ऑन द इंजरी में अगर इन दिस रीजन में हिप डिसलोकेशन और रिडक्शन, लेकिन फिर भी इंजरी हो सकती है जब हिप की डिसलोकेशन रिडक्शन होती है ना, तो हमारे पास उस केस में भी इसकी इंजरी हो सकती है। ठीक है, द टिबियल पोर्शन ऑफ द शेडिंग नर्व इनोवेट्स द बाय आर्टिकुलर हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, उन्होंने कहा जो टिबियल पोर्शन है वो हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करता है और जो दूसरा पोर्शन एडेक्टर मैग्नस वाला जो है वो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है बाइसेप्स फेमोरस को। ठीक है, अच्छा उन्होंने ये बात की शेटिक नर्व जो थी ना हमारे पास उसका टिबियल पोर्शन हैमस्ट्रिंग और एडक्टर मैग्नस को सप्लाई कर रहा है और कॉमन पेरोनियल वाला मसल बाइसेप्स फेमोरस को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू द पोप्लेटियल, बिल्कुल जैसे प्रॉक्सिमल होता है ना पोप्लेटियल फोसा का थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, दोनों दो में डिवाइड करती है शेटिक नर्व, टिबियल और कॉमन पेरोनियल में। ठीक है, और फिर ये एक दो सेपरेट नर्व्स के थ्रू हमारे पास नजर आते हैं जिनको हम लेटर डिस्कस करेंगे बाकी लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम इसको एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं इसी से कि हमारे पास मोटर इनोवेशन कैसे दे रही है। ठीक है, आई थिंक सो मैं ज्यादा ऊपर आ गई, ये है। ठीक है,
अच्छा, ये देखो अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है सियाटिक नर्व इमर्ज हुई, ठीक है? ये ग्रेटर सियाटिक फोरामन से यहाँ पे आई, इसने यहाँ पे इन सारे मसल्स को दिया, ठीक है? इन सारे मसल्स कौन से आगे गए? सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ठीक है? ये सारे कौन से हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स को ये सियाटिक फोरामन, यहाँ पे सियाटिक नर्व लिखी हुई है, ठीक है? ये सारे मसल्स को इसने इनर्वेशन दी, फिर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स को जीत दिया था, वो कॉमन पेरोनियल वाले पोर्शन में दे रहा है, ठीक है? पर यहाँ पे भी कंसीडर ये सियाटिक नर्व ही की जाएगी, क्योंकि ये तब तक डिवाइड होगी जब तक ये पोप्लिटियल फोसा के करीब नहीं पहुंचती। जैसे पोप्लिटियल फोसा के करीब पहुंचेगी, वहां पे ये रीजन होता है पोप्लिटियल फोसा वाला, ठीक है? यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इस रीजन पे जो है, यहाँ से आगे जाके ये डिवाइड हो जाएगी कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व में, ठीक है? फिर ये आगे डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करेगी, पर मेजरली जो इस रीजन पे थी ये सप्लाई दे रही थी ना, वो इन्हीं मसल्स को दे रही है, जो हैमस्ट्रिंग और एडक्टर मैग्नस के, और यहाँ पे ऊपर पिरिफॉर्मस को भी सप्लाई दे रही है, और वहाँ के छोटे मसल्स को, ठीक है? सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको यहाँ नजर आ रही हो, तो यहाँ पे उन्होंने हमें उसकी नहीं बताई भी सियाटिक नर्व की सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन, पर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टिबियल नर्व है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है कि हमारे पास यहाँ पे इस रीजन पे उन्होंने सप्लाई करी है, ठीक है? यहाँ पे सुरल नर्व सप्लाई करी है, और यहाँ पे उन्होंने इस तरह से हमें बताया हुआ है कि लेटर प्लांटर मीडियर प्लांटर करी है, पर यहाँ पे उन्होंने सियाटिक नर्व का प्रोमिनेंटली नहीं बताया हुआ कि इसकी कोई सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है? पर इसकी सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम वो फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने केस सिनेरियो की तरफ, उसको ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है? ओके, हम केस स्टडी की तरफ वापस आ गए, ठीक है? एक 26 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था जो पीडी में आया, उसके पोस्टीरियर साइड ऑफ द आर्म और एक्सिलर रीजन पे पेन थी। जब हमने उसका असेस किया तो उसकी सुपिनेशन वीक थी, अनेबल टू मेक फेस्ट और ग्रेप ऑब्जेक्ट्स था, अनलेस रिस्ट स्टेबलाइज एंड एक्सटेंशन व्हिच नर्व इज अफेक्टेड इन दिस केस, ठीक है? अब आप सबसे पहली चीज देख लो, पोस्टीरियर साइड एक्सिला की आ रही, आर्म की आ रही है, और एक्सिलरी रीजन है, ठीक है? अब एक्सिला के रीजन पे हमारे पास देखो, एक्सिला के भी उसने पोस्टीरियर से, मतलब आज उन्होंने ये बताया कि एक्सिलरी रीजन है और पोस्टीरियर साइड है, तो आप पोस्टीरियर साइड जब आपके दिमाग में आती है, तो आपके पास मेजर जो नर्व पोस्टीरियर साइड पे आर्म पे जा रही होती है, वो हमारे पास जो नर्व होती है, आप उसको कंसीडर करो। जिसने मेरे बाकी लेक्चर्स को देखा है, या जिसने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, उनको पता होगा, या उन्होंने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि कौन सी नर्व थी, ठीक है? लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है? पोस्टीरियर साइड पे आई नर्व, ठीक है? अब एक्सिला रीजन, दूसरा इसने कहा कि हमारे पास एक्सिला, वो भी पोस्टीरियर साइड कहीं एक्सिला रीजन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? उन्होंने इस तरह से ही बात की है, ठीक है? जैसे हमने उसको असेस किया, पहले असेसमेंट में जब हमने क्या प्रोनेशन सुपिनेशन कराई, तो हमारे पास सुपिनेशन जो थी वो वीक थी, ठीक है? पेशेंट से हमने फिर ग्रिपिंग कराई, तो पेशेंट की ग्रिपिंग भी सही नहीं थी, वो ना सही से फिस्ट बना सक रहा था और ना वो ग्रिप कर सक रहा था, ठीक है? अनलेस रिस्ट स्टेबलाइज एंड एक्सटेंशन। अब उन्होंने कहा कि अगर पेशेंट जो है ना, हम उसकी रिस्ट को स्टेबलाइज कर देते हैं ना एक्सटेंशन में, तो वो ये मूवमेंट परफॉर्म शायद कर सके, ग्रिपिंग थोड़ी बहुत कर सक रहा था, या फिस्ट बना सक रहा था, ठीक है? तो इस चीज़ को ना अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, तो आपको सिर्फ इसी वजह से, इसी एरिया से पता चल जाएगा कि पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म पे क्या चीज़ आ रही थी। तो हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म पे जो नर्व ओरिजिनेट होके आ रही थी, वो थी रेडियल नर्व, ठीक है? रेडियल नर्व बेशक आगे से ओरिजिनेट होती है, पर जब वो आपके पास स्पाइरल ग्रूव में आती है, तो वो बैक की तरफ जाती है और वो बैक साइड पे सप्लाई करती है, ठीक है? सो बैक साइड पे जब वो सप्लाई करी थी, तो पोस्टीरियर साइड पे उसने कहा। दूसरा एक्सिलरी रीजन, अब जब एक्सिला के रीजन आता है ना, आप हमेशा याद रखना, एक्सिला का रीजन था, तो इस पेशेंट की जरूर कोई ऐसी हिस्ट्री रही होगी जिसमें इसने कोई हमारे पास क्रचेस यूज किए होंगे, जिसको हमने लास्ट टाइम ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था रेडियल नर्व वाले में, जिसको हमने क्रच पाल्सी कहा था, ठीक है? क्रच पाल्सी इस वजह से थी कि इसने कभी लाइफ में अगर क्रचेस यूज किए हैं, या कोई रिसेंट इसके कोई ऐसा इंसिडेंस रहा है जिसमें उसको थोड़े टाइम के लिए भी या ज्यादा क्रचेस यूज करने पड़े हैं, कोई ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूस एक्सिला के रीजन पे उसको प्रेशर दे रही थी, ठीक है? तो उस केस में भी एक्सिला रीजन में उसको पेन आ सकता है, ठीक है? फिर उसकी तीसरी चीज थी वो वीक सुपिनेशन, और वो स्टेबलाइज या ग्रिपिंग नहीं कर सक रहा था, ठीक है? ये हम अभी देख लेते हैं कि हमारे पास हमने कैसे देखा था। यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना, हमारे पास वापस हम आपके रेडियल नर्व वाले पोर्शन पे, ठीक है?
तो जो रेडियल नर्व थी ना, हमने इस टेबल से डिस्कस की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब पेशेंट को वीक सुपिनेशन होगी और वो ग्रिप नहीं बना सकेगा, लेकिन अगर वो रिस्ट की उसकी स्टेबलाइज कर दी जाए एक्सटेंशन में, तो वो ग्रिपिंग कर सकता है कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया आपके पास रेडियल नर्व का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो था वो हमारे पास ये था कि उस पेशेंट को क्रच पाल्सी हो सकती, ठीक है। तो उसका पेन एक्सिलरी रीजन में आता है। सबसे पहली चीज, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे हमारे पास, हमें पता है कि ये राउंड करती है नर्व, ठीक है, हमें ये बात पता है, ठीक है। फिर रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो की तरफ से या आपके पास कंटिन्यू करती है, ठीक है। ट्राइसेप्स एंड कोनियस अपर पोर्शन ऑफ एक्सटेंसर मसल्स को ये सारों को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि पेशेंट को क्रच पाल्सी हो सकती है अगर कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन रहता है क्रच की वजह से इस रीजन पे, ठीक है, यानी एक्सिलरी क्रचेस की वजह से। तो इसका मतलब इस पेशेंट ने या तो एक्सिलरी रीजन पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर डाला, जरूरी नहीं है वो क्रचेस की वजह से ही हो, ठीक है, हो सकता है किसी और वजह से भी डाला हो, लेकिन उसमें ऐसी कोई हिस्ट्री हमें बताई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई किसी और वजह से भी प्रेशर एक्सिला के रीजन पे आ सकता है, ठीक है। पहली ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी पोस्टीरियर साइड जो थी वो आर्म की इन्वॉल्व थी। तीसरी वीक सुपिनेशन और अनेबल टू मेक फिस्ट और ग्रिप ऑब्जेक्ट्स थे। तो इस केस सिनेरियो का आंसर जो नर्व अफेक्टेड थी वो थी हमारे पास रेडियल नर्व, ठीक है। कौन सी नर्व थी? रेडियल नर्व। सो हमारे पास होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।